नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बात सबसे पहले नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की, जिसका असर अब भारत के सीमावर्ती राज्यों तक पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। रसुआ क्षेत्र में भोटेकोशी नदी के उफान के बाद नेपाल में भारी तबाही मची है और इसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। गंडक, नारायणी और अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि भी हो रही है और इस पर नजर भी रखी जा रही है। बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी है, जबकि यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर जैसे सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन सतर्क है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने और बाढ़ से निपटने की तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। नेपाल इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है जिसने देखते ही देखते जिंदगी को तबाही में बदल दिया है। लेकिन अब चिंता सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की आशंका ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बिहार के कई जिलों में सतर्कता, यूपी के सीमावर्ती इलाकों पर नजर, गंडक और नारायणी नदी पर मॉनिटरिंग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में रोहिन, गंडक और दूसरी सहायक नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। नेपाल सीमा से सटे निचले इलाकों में प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। ग्रामीणों को नदियों के आसपास न जाने की सलाह दी गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति अत्यंत चिंताजनक है। भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक एवं नारायणी नदियों के जलस्तर में वृद्धि तथा बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये दैवीय आपदा है। उस आपदा से निपटने के लिए सरकार प्रयासरत रही है और नेपाल की तरफ से मदद करने के लिए नेपाल को भारत भी मदद करेगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि पड़ोसी देश होने के नाते पूरी ताकत के साथ मदद होगी। हाँ, एकदम से भूकंप के कारण ग्लेशियर का नुकसान हुआ है और ये बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है नेपाल को और हमारी सीमाओं को, खासतौर से जो महाराजगंज से लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत और फौरी सहायता का आश्वासन भी दिया है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी ने भी सभी को अलर्ट भी कर दिया है। नेपाल से आने वाला पानी भारत की नदियों में पहुंचता है, इसलिए सबसे ज्यादा असर बिहार की गंडक नदी और उससे जुड़ी छोटी बड़ी नदियों पर है। फ्लड वेव की आशंका को देखते हुए कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है। बिहार में भी संभावना थी कि जिस स्पीड से पानी आ रहा था, बिहार में भी कुछ जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक पानी जो वाल्मीकि बैराज से इन करने वाला है, वहाँ पानी कुछ कमा ही है, मतलब नॉर्मल डाउन हुआ है। इसलिए बिहार में जो है, जो संभावना थी नेपाल में भीषण त्रासदी के कारण, वो लगभग नॉर्मल हुआ। जो बाढ़ आया वो बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर आया है, नेपाल के भी तिब्बत साइड में आया है और जो अभी तक की जानकारी है, पानी का फ्लो काफी कम हो गया है। तो उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बात तो है ही। अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक, तो अलर्ट रहने की बात है। वहीं पश्चिमी चंपारण के बगहा और गंडक नदी के तराई इलाके में बसे गांवों में लोग डर के साए में जी रहे हैं। परिवार बेचैनी में रात गुजारने को मजबूर है और सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। रात में तो डर का माहौल था, पूरा ग्रामीण और गांव पूरा परेशान था। रात भर हम लोग परेशान थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जो माहौल था नेपाल में देख देख करके सारी लोग परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे। रात भर नींद नहीं आया है, बेचैनी में माहौल बीता है रात भर। अभी क्या है? अभी स्थिति है कि अभी तो सामान दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अरे महाराज, हम लोग खाए नहीं रात को, इतना हमारा जो बुझाता है गांव 2 हो जाएगा, कट जाएगा। हम लोग उपास मर रहा है हम लोग यहाँ। हाँ, डर के मारी हम लोग
इधर उधर हम लोग चल रहे हैं। रात भर सब लोग जगह थे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत परेशान में हैं यहाँ पर। और सरकार से यही कहना चाहते हैं हम लोग का उपाय लगाए कोई बचाने के लिए, और क्या कह सकते हैं। नेपाल में आई त्रासदी की वजह से बंगाल के दुर्गापुर से नेपाल यात्रा पर गए 6 यात्रियों का 25 अगस्त की रात से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हम लोग का तो बहुत एकदम पूरा घर के जैसा है, पूरा सुन के तो बहुत खराब लग रहा है। हम सब शाम को सुने, दोपहर को सुने, तब से बहुत मन उदास हो गया है एकदम। सुने कि इसे हाड़पा बांध हुआ है ना, तो पूरा एकदम नेपाल में बहुत एकदम बर्बादी हो गया है पूरा चारों ओर। और मेरा फ्रेंड, उनका मेरा हस्बैंड का फ्रेंड एकदम बहुत दिन से हम लोग का 30 साल हो गया, हम लोग एक साथ रहते थे MDPS में। अभी रिसेंट हम लोग दुर्गापुर में आए हैं, उन लोग भी आए हैं, रिटायर किए हैं, तो हम लोग भी आए हैं, उन लोग भी आए हैं, 1 साल हुआ। यानी नेपाल में महाविनाश के बाद भारत में खतरे की आहट को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदियों के जलस्तर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राहत टीमें भी तैयार है। और बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी से सभी दलों की नजर महिला वोटरों पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महिलाओं के लिए पिटारा खोल रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि अखिलेश यादव को कोई सत्ता मिलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी का इसको लेकर कहना है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और महिलाओं के लिए तभी काम होगा। सवाल यही है कि अब की बार यूपी में महिला वोटर किसके साथ? देखिए ये रिपोर्ट। आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है। यूपी का चुनावी दंगल जीतने के लिए हर दल की नजर महिला वोटरों पर है। जहां योगी सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सौगात दी है और 50,000 रुपए देने का प्लान बनाया जा रहा है, वहीं अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर सपा सत्ता में आती है तो हर साल महिलाओं को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अखिलेश यादव के ऐलान के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव को कोई सत्ता नहीं मिलने वाली है। ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। तो घोषणा मंत्री होना चाहिए उन्हें पूरी तरीके। वो लगातार कुछ न कुछ घोषणा करते रहते हैं। कौन सी सत्ता उनके पास जाने जा रही है? कोई सत्ता उनको नहीं मिलने वाली है, सपने देखे खाली। बीजेपी का दावा है कि यूपी में कमल की हैट्रिक लगेगी और अखिलेश यादव का सत्ता वाला सपना अधूरा रह जाएगा। वहीं योगी के सहयोगी ओपी राजभर भी अखिलेश यादव पर गर्म हो रहे हैं। राजभर ने एक्स पर लिखा, आप आज भी इसी घमंड में जी रहे हैं कि लाठी से सरकार बना लेंगे, इसी मुगालते में जी रहे हैं ना, तो जान लीजिए लठैतों का दौर 2017 में चला गया, जो अब लौट कर आने वाला नहीं है, ना 27 में ना अगली पैदाइश में। वहीं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का दावा है कि यूपी में सपा सरकार बनेगी और महिलाओं के लिए काम होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि महिलाएं राहुल गांधी के साथ जुड़ रही हैं। न नौमन गेहूं हुई न राधे गौने जइहन, ना वो मुख्यमंत्री बन पई हैं बेचारू, ना ये कुल कर पई हैं। अहिया मोदी जी योगी जी कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि 3 दिन के लिए बस फ्री महिलाओं के लिए, 60 साल से लेकर के आजीवन महिलाओं को बस सेवा, परिवहन सेवा निःशुल्क हो गई। महिलाओं के लिए अनवरत काम, शिक्षा की जो बेटियां पढ़ लिख रही हैं उनकी व्यवस्था सरकार कर रही है। महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जब जब सरकार रही है तो उनके विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए काम हुआ और सरकार बनेगी उनके सम्मान के लिए काम होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन महिलाओं के प्रति, महिलाओं के अधिकारों के प्रति पूरा सजग है। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग पूरा काम करते हैं। महिलाएं राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यूपी की सियासत में महिला वोटर बड़ा चुनावी फैक्टर है।
यही वजह है कि हर दल महिला वोटरों का रुख अपनी तरफ को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है कि 2017 और 2022 में महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिया था, लेकिन 2024 में कमल को झटका देकर इंडी गठबंधन पर कृपा बरसाई थी। अब देखना होगा कि 2027 में आधी आबादी का आशीर्वाद किसको मिलता है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की युवती मुस्कान की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोप है कि जिम ट्रेनर इमरान ने घर में घुसकर मुस्कान पर चाकू से कई वार किए और फिर वो मौके से फरार हो गया। वारदात के वक्त मुस्कान घर में अकेली थी और यह भी बताया जा रहा है कि मुस्कान और आरोपी इमरान की मुलाकात एक जिम में हुई थी, जहां इमरान ट्रेनर था और मुस्कान वर्कआउट के लिए जाती थी। पुलिस को बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरों से अहम सुराग मिले हैं और फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। में एक युवती की बेरहमी से हत्या ने सनसनी फैला दी है। 21 साल की मुस्कान मॉडलिंग करती थी। बुधवार शाम जिम ट्रेनर इमरान उसके घर पहुंचा। कुछ देर बाद घर के अंदर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर ये झगड़ा खूनी वारदात में बदल गया। आरोप है कि इमरान ने मुस्कान पर चाकू से कई वार किए और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। दिल्ली में युवती की हत्या से सनसनी। तिलक नगर इलाके की वारदात। घर में अकेली थी मुस्कान। मां और बहन के साथ किराए के मकान में रहती थी। वारदात के वक्त घर में अकेली थी। शाम करीब 5:30 बजे इमरान घर पहुंचा। मुस्कान पर चाकू से हमला करके आरोपी फरार। खून से लथपथ मुस्कान को तुरंत लीला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करार दिया। बिल्डिंग में लगे कैमरों में आरोपी को घर में घुसता हुआ देखा गया है। पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया है। अब पुलिस आरोपी इमरान के आने जाने के पूरे रूट को खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वारदात की प्लानिंग कब और कैसे हुई। जानकारी के मुताबिक मुस्कान और आरोपी इमरान की मुलाकात तिलक नगर के ही 7 जोन जिम में हुई थी। मुस्कान वहां ट्रेनिंग के लिए जाती थी, जबकि इमरान जिम ट्रेनर के तौर पर वहां काम करता था। दोनों के बीच करीब 2 महीने से संपर्क था। हालांकि मुस्कान ने कुछ समय पहले जिम जाना छोड़ दिया था। जिम की रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक इमरान का व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं था। कई बार उसने मुस्कान से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन बार बार ऐसा करने पर इमरान को नौकरी से निकाल दिया गया। उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं था, इस वजह से उनको फायर कर दिया गया था। नहीं, वो 1-2 बार उसने प्रॉब्लम किया था, बट उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था। जैसे उसको बात करने के लिए कोशिश की होगी तो उसने बोला था, तो फिर हमने उसको समझा दिया था। यहाँ वर्कआउट करते थे और चले जाते थे, यहाँ कुछ नहीं था। अगर एक आधी बार उसने परेशान किया था तो हमने डांट दिया था उसको। हाँ, कि वो मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा, तो हमने उसको ट्रेनर को डांट दिया था। भैया ने उसको समझा दिया था कि ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। इस वारदात से मुस्कान के पड़ोसी भी सकते में हैं और आरोपी इमरान की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो फुटेज आई है वो 5 बजे की है और 5 बजे लड़का आया था और थोड़ा चिल्लाई भी उसको तो मार दिया गया, मगर उसके बाद उसको हॉस्पिटल भी ले गया, मगर अब वो भागा हुआ फरार है। जो भी है पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल भागेगा, कहाँ जाएगा। मगर ये जो घटना हुई है, हम समाज को सोचना चाहिए। पुलिस अपने तरीके से सारे सीसीटीवी कैमरे संभाल रही है और लोगों से संपर्क कर रही है और जो विक्टिम है उसको पकड़ने का पूरा, कहाँ जाएगा आज नहीं तो अभी तो भागा हुआ, मगर जो भी उसने किया वो उसको सोचना चाहिए था, चाहे वो इंसानियत के नाते सोचना चाहिए था, मगर ये जो भी किया उसने गलत। मेरे यहाँ आके मेरी गली के बाहर पूछा गया दुकानदार से कि यहाँ ये मकान नंबर ये कहाँ पर है। मैं अभी उस टाइम पहुँचा ही था घर पे, मेरी भी लड़की का प्रोग्राम चल रहा कुछ ऐसे ही शादी का। तो उसके बाद पता लगा, मैं तो अंदर बैठा रहा, फिर भी मुझे क्या पता है क्या हुआ क्या नहीं, पुलिस वाले यूँ ही पूछ रहे हो। उसके बाद पता लगा 1 घंटे बाद मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने आके देखा ये तो भीड़ बड़ी लगी, क्या हुआ यहाँ तो जी लड़की का मर्डर हो गया है, वो भी वेपन से, चाकू से। अब सवाल है, क्या इमरान लगातार मुस्कान को परेशान कर रहा था? क्या मुस्कान ने उससे दूरी बनाने के लिए ही जिम छोड़ी थी? और क्या इसी बात से नाराज होकर आरोपी इमरान ने मुस्कान की हत्या की? पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपी इमरान की तलाश में दबिश दे रही है।
कानपुर में 4 सीटों वाला ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस हादसे में इंस्ट्रक्टर पायलट और ट्रेनी पायलट की मौत हो गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के मुताबिक प्रशिक्षक के पास करीब 3000 घंटे का अनुभव था और डीजीसीए को जानकारी दे दी गई है कि उनकी टीम यहां गहराई से जांच करेगी। आज के पास एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद पुलिस और राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंच गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट ने सुबह 11:30 बजे उड़ान भरी थी। करीब 11:50 पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हुई। गुजरात के रहने वाले थे पायलट सचिन भाटिया, कर्नाटक के रहने वाले थे ट्रेनी अभिषेक पुजारी। संतुलन बिगड़ने के बाद विमान पेड़ों से टकराता हुआ नीचे गिरा। 11:30 बजे टेक ऑफ किया था और 11:50 पर यहाँ पर एक क्रैश हुआ है। क्रैश के कारणों की जानकारी के लिए डीजीसीए को अनुरोध किया गया। उनकी टीम दिल्ली और लखनऊ से उनकी टीम आएगी। उस साइट को प्रोटेक्ट कर दिया गया है। कैजुअलिटी हुई है क्या इसमें? 2 लोगों की डेथ हुई है। दोनों जो ट्रेनर थे और जो ट्रेनी थे, दोनों की डेथ हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त विमान हवा में डगमगाया वो करीब 100 फीट ऊपर था। विमान के गिरने के बाद तेज धमाका हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। फिलहाल कानपुर पुलिस ने इस हादसे की जानकारी डीजीसीए को दे दी है, जो इस हादसे की गहराई से जांच करेगी। और प्लेन के बारे में जो मोटी जानकारी हमें मिली है कि ये 2023 से यहाँ पर सर्विस में था, ये ट्रेनिंग ले रहे थे। मेंटेनेंस वगैरह के बारे में अभी टेक्निकल टीमें हैं, वो ज़्यादा जानकारी देंगे। इस हादसे के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश कैसे हुआ? क्या तकनीकी खराबी इसी हादसे की वजह बनी? अब देखना होगा कि जांच कब तक पूरी होती है और असली वजह क्या निकलती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।